नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूस दौरे के दौरान वहां पर चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही के साथ मीटिंग की थी और दोनों नेताओं के बीच ये बैठक 2 घंटे 20 मिनट तक चली थी। साथ ही आपको बता दें कि इस तरह की बैठक को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ी भूल बताया है। उनका कहना है कि राजनाथ सिंह को चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। एक ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि हमारे अच्छे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीनी रक्षा मंत्री से मिलने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। भले ही वो मिलना चाहते हों, ये सामूहिक निर्णय होना चाहिए। मेरी निजी राय है कि चीन के रक्षा मंत्री से मिलना एक बड़ी भूल थी। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट करते हुए चीनी विदेश मंत्री के साथ अगले हफ्ते होने वाली बैठक भी रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत को अगले सप्ताह होने वाली चीनी विदेश मंत्री के साथ हमारे विदेश मंत्री की प्रस्तावित बैठक को रद्द कर देना चाहिए। ये बेकार है क्योंकि भारत चाहता है कि चीन वाले कब्जे को भारत खाली करा दे, जल्द से जल्द से खाली करा लिया जाए, लेकिन चीन इसे भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता, इसलिए खाली नहीं करेगा। और जब चीन इस तरह की हरकत कर रहा है तो भारत को भी नरम रुख अख्तियार नहीं करना चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में राजनीतिक खेमे में भी कई नेता लगातार बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में अब कांग्रेस नेता मनीष दोषी ने भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में प्रतिक्रिया दी है। जी हां, कांग्रेस नेता ने संदीप सिंह के साथ पीएम मोदी और गुजरात सरकार का नाम जोड़ दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करके सामने लाएगी। इस बात के सामने जब सुशांत सिंह का केस चला तब से संदीप सिंह, इसके दोस्त, जिस तरीके से सभी माध्यमों में सामने आया, ये संदीप सिंह कौन है जिसने 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक बनाई थी। इसकी कंपनी ने, वो लीजेंड ग्लोबल जो कंपनी के मालिक संदीप सिंह है, इस कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ वाइब्रेंट में लीजेंड ग्लोबल जो 6 लाख की नुकसानी करने वाली कंपनी ने 177 करोड़ का एमओयू किया गुजरात सरकार के साथ। ये एमओयू की कॉपी है जिसमें फिल्म प्रमोशन, प्रवासन क्षेत्र का विकास, इसके लिए ये कंपनी जो नुकसान करने वाली कंपनी वो 170। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच तकरार जारी है। हाल ही में कंगना को अपशब्द कहने के बाद उनकी काफ़ी आलोचना हो रही थी और इस बीच संजय राउत ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है कि पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं, जिस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि यही तो दुनिया पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या है हवेली में जो आप ड्रग, डेथ, धोखा नामक तूफान से रुख को किसी भी कीमत पर मोड़ना चाहते हो। बता दें कि कंगना और संजय राउत के बीच हुई बयानबाजी से सियासी माहौल भी गर्मा गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच तकरार जारी है। हाल ही में कंगना को अपशब्द कहने के बाद उनकी काफ़ी आलोचना हो रही थी। इस बीच संजय राउत ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है कि पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश में खाकी और खादी का असर खत्म होता नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी में रविवार को जमीन के विवाद में पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा की पीट कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बेटे को भी पीट कर अधमरा कर दिया गया। लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर क्षेत्र में त्रिलोकिया पड़वा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में रविवार को भिड़ंत हुई और इसमें एक पक्ष जो कि पलिया का और दूसरा पक्ष पूर्व विधायक नृपेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना का है, जहां पर जमीन विवाद को कब्जेदारी को लेकर यह विवाद हुआ। मारपीट हुई जिसमें पूर्व विधायक के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि ये विवाद दौरान पूर्व विधायक को हार्ट अटैक पड़ा था, इससे उनकी मौत हुई है। वहीं पूर्व विधायक के बेटे
ने उनकी पीट पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है और इस पूरे मामले पर अब लखीमपुर खीरी में माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व विधायक के शव को बस स्टैंड के पास रखकर जमकर बवाल कट रहा है, हंगामा हो रहा है। गांव पड़वा थाना संपूर्ण नगर में एक भूमि को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद था, जिसमें पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मिश्रा जी भी पहुंचे थे। उसी विवाद में मौके पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान माननीय विधायक जी गिर पड़े। उनको CHC पलिया ले जाया गया। वहाँ से उनको कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिरा चोट का ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग मौके पे जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुनीत मोहन संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, ये कहा जा रहा है कि विधायक जी की मौत तो पूर्व विधायक जो है उनकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस हालांकि जांच की भी बात कर रही है। देखिए, जिस तरीके से परिजनों ने और उनके समर्थकों ने त्रिकोलिया बस अड्डे पर शव रखकर प्रदर्शन करना शुरू किया, उसके बाद क्योंकि पुलिस पर आरोप लग रहा था कि पुलिस की मिली भगत से विपक्षी पार्टी इतनी हावी हुई। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पुलिस पर यह आरोप लग रहा था कि पुलिस की मिली भगत के चलते ही दूसरी पार्टी जो थी, दूसरा जो पक्ष था, उसने विधायक के पक्ष पर हमला किया है और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में यह भी कहा जा रहा है कि विधायक के बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है, उनको भी बुरी तरह से पीटा गया है। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर, पुलिस पर मिली भगत का आरोप। हालांकि पुलिस इस घटनाक्रम में ये कहती नजर आ रही है कि पूर्व विधायक जी वहां पहुंचे थे, लेकिन इस दरमियान उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि शरीर पर चोट के निशान नहीं है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन परिजनों का सीधे तौर पर आरोप है कि हथियारों से लैस बदमाश वहां पहुंचे और उसके बाद एकाएक उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस घटनाक्रम में पूर्व विधायक नृपेंद्र मिश्रा की जान चली गई है। परिजनों ने शव को बस स्टैंड के पास रखकर जमकर बवाल काटा है। छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आपको बता दें। खीरी में पूर्व MLA की हत्या का पूरा ये वाकया परिजनों का आरोप है, परिवारजनों का आरोप है कि पूर्व विधायक की पीट पीट कर हत्या की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। यहां पर महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आपको बता दें, उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म हमें कर्तव्यों के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महंत अवैधनाथ स्वच्छता को प्राथमिकता देते थे। गोरखपुर में जापानी बुखार से पहले सैकड़ों मौतें होती थीं। इसको लेकर हमने काफी काम किया है। एक धार्मिक पीठ है। धार्मिक पीठ का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होना है। धार्मिक पीठ का मतलब धर्म हमें सेवा के कार्यों के साथ जोड़ेगा। धर्म हमें लोक मंगल के कार्यों के साथ जोड़ेगा। धर्म हमें सदाचार के मार्ग पर और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर करने के लिए नित्य निरंतर प्रेरित करेगा और इसका कार्य वे लगातार करते रहे। इसके लिए वे लगातार कार्य करते रहे, इसके लिए वे जीवन जीते रहे। सुबह और शाम वह नित्य प्रति उनके जीवन का हिस्सा था। वह एक एक जगह स्वयं घूम करके आते थे, देखते थे, स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे, पूरे प्रांगण को अंदर बाहर पूरी तरह स्वच्छ रखते थे, साफ सुथरा करके रखते थे। और यही स्थिति गोरखपीठ की ओर से बनने वाली संस्थाओं के लिए भी उनका यही आग्रह रहता था, यही आदेश रहता था कि स्वच्छता को पहली प्राथमिकता। जीवन का पहला अनुशासन स्वच्छता से प्रारंभ होता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की माता का आज निधन हो गया। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बेहद भावुक अंदाज में लिखा है कि ये बताने के लिए मेरा दिल टूट गया है कि पृथ्वी पर मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति मेरी 89 वर्षीय मां स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गई हैं। उन्होंने लिखा कि एक विशाल व्यक्तित्व मेरी मार्गदर्शक और मार्गदार्शनिक ने मेरे जीवन में एक शून्य छोड़ दिया है जिसे कोई नहीं भर सकता। उनकी पवित्र आत्मा को शांति मिले। उनकी मां के निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक जताते हुए ट्वीट किया और लिखा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को इस दुख की घड़ी में पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मां का आज निधन हो गया। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बेहद भावुक अंदाज में लिखा है, ये बताने के लिए मेरा दिल टूट गया कि पृथ्वी पर मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति मेरी 89 वर्षीय मां स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गई हैं। उन्होंने लिखा कि एक विशाल व्यक्तित्व मेरी मार्गदर्शक और दार्शनिक ने मेरे जीवन में एक शून्य छोड़ दिया है जिसे कोई नहीं भर सकता। उनकी पवित्र आत्मा को शांति मिले। हर्षवर्धन की मां के निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। उधर बिहार में कोरोना संकट के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी अब शुरू हो चुके हैं। इस बीच आरजेडी ने एक नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा है कि नई सोच, नया बिहार और युवा सरकार अब की बार। इससे पहले जेडीयू ने भी पोस्टर जारी किया था। उस पोस्टर में लिखा था कि विकसित बिहार नीतीश कुमार। उसके जवाब में तेजस्वी की सेना ने भी नया पोस्टर जारी कर दिया है। बिहार में युवा सरकार बनाने की बात की जा रही है। साथ ही पोस्टर के जरिए राष्ट्रीय जनता दल ने इशारा किया है कि अब नीतीश कुमार बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं, बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हो गए हैं। बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता को मौका मिलना चाहिए। दरअसल बिहार में पोस्टर वार की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी लालू यादव के जन्मदिन के दिन भी जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था। फिलहाल बिहार की सियासत में पोस्टर वार की एंट्री हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी के इस पोस्टर के बाद जेडीयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। करीब 5.5 महीने के बाद कल यानी कि सोमवार से दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही गहलोत ने कहा कि मैं यात्रियों से यात्रा करते समय सभी प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करता हूं, लेकिन मैं लोगों को सलाह भी दूंगा कि जब तक बहुत जरूरी न हो मेट्रो में सफर न करें। सबसे पहले दिल्ली की जनता को बधाई। मुझे बड़ी खुशी है कि 5 महीने के बाद दिल्ली की जनता मेट्रो में सफ़र कर पाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ पूरी दिल्ली की जनता को, पैसेंजर्स को, कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करना है, मास्क ज़रूर पहन के रखना है। आपका थर्मल स्क्रीनिंग होगा स्टेशन में घुसने से पहले, तो अगर आपका तापमान ज़्यादा है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर बैग कैरी कर रहे हैं तो उसको भी सैनिटाइज करना है। आपने अपने हाथ भी सैनिटाइज करने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ट्रेन के बाहर, प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन के अंदर भी 100% इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं और मैं दिल्ली की जनता को ये भी अपील कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके खबर आगरा से है, जहां पर ताजगंज थाना क्षेत्र में आवास दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि उसे 3 लाख रुपए में मकान दिलवाने के नाम पर उससे ये पैसे लिए गए। बाद में मकान नहीं मिलने पर पता चला कि पत्र जो है फर्जी है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की है। और इसमें आपको बता दें कि आरोपी इसी तरह से तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों से ठगी कर चुका है और 1.25 करोड़ की ठगी की बात अब निकल कर सामने आ रही है। 1.25 करोड़ का चूना वो लगा चुका है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और
ओडिशा के खोरधा राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर दो ट्रकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें, एक अन्य घायल बताया जा रहा है। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। मौका मुआयना कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। गुजरात के बनासकांठा में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां भी पानी में, आपको बता दें कि बहाव में बह जा रही हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में हल्की बारिश का अनुमान जाहिर किया है, जिससे लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है और बाहर निकलते समय सभी एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। हरियाणा के हिसार में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर एक गरीब परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा किया था और आपको बता दें, जब वह पैसे घर लेकर जा रहा था तब उनके बैग से वो पैसे चोरी हो गए। साथ ही परिवार ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन किसी ने कहीं पर कोई सुनवाई नहीं की। अब परिवार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मांग की है कि सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए कम से कम मदद कर दे। के लिए DGP हरियाणा पुलिस और गृह मंत्री अनिल विज जी को भी ईमेल की है और लिखित में भी शिकायत दी है। और हमारी तो प्रशासन से यही गुहार है कि जो पैसे एक एक मजदूरी कर कर इकट्ठे किए हैं बेटी पल्लवी के लिए, जिससे उनको आगे पढ़ाया जा सके, जो उसका सपना एक सिविल सर्विस की तैयारी का है वो पूरा कर सकें। तो हम तो यही आस करते हैं कि प्रशासन सहयोग करे और हमें। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दरअसल औरंगाबाद में पिपाला नहर की पटरी पर मुखबिर से सूचना मिली थी कि
एक बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए कस्बे में आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत क्षेत्र में चेकिंग के आदेश दिए और सभी वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मनीष कुमार सिपाही के हाथ में गोली लग गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बदमाश की पहचान एटा निवासी हड्डी गोदाम मंडी थाना देहात के मनीष के रूप में हुई है। कोरोना महामारी की वजह से बंद की गई दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह करीब 6 महीने बाद आज आम जनता के लिए खुल गई। दरगाह आने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होगा। दरगाह में नियमों का पालन हो सके, इसके लिए जगह जगह आपको बता दें कि डिस्टेंसिंग को लेकर निशान भी बनाए गए हैं। लोगों के लिए सैनिटाइजेशन मशीन की भी व्यवस्था की गई है। निजामुद्दीन दरगाह सुबह 5 बजे से 10 बजे तक के बीच जनता के लिए खुली रहेगी। आपको ये बता दें कि मार्च में तबलीगी जमात मुख्यालय के कोविड-19 हॉटस्पॉट के रूप में सामने आने के बाद दरगाह के आसपास का क्षेत्र पहले कंटेनमेंट जोन में रखा गया था। दरगाह की देखभाल करने वालों को कहा गया कि जनता को दरगाह में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखना आवश्यक होगा, तो वहीं उन्हें 15 मिनट से ज़्यादा समय तक रुकने नहीं दिया जाएगा। हजरत निजामुद्दीन दरगाह आज से आम जनता के लिए खोल दी गई है। 6 महीने बाद इस दरगाह को खोला गया है। कोरोना की वजह से इस दरगाह को बंद किया गया था। आम जनता के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दरवाजे खुल गए हैं। 6 महीने का लंबा इंतज़ार जो चल रहा था वो ख़त्म हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे। पानीपत की औद्योगिक नगरी में नेशनल हाईवे पर करोड़ों का टैक्स वसूल करने वाली L&T कंपनी पर पानीपत नगर निगम का लाखों का टैक्स बकाया है। कंपनी ने 98,38,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है। इस पर निगम मेयर ने कहा कि जल्दी ही टैक्स की राशि वसूल की जाएगी। आपको बता दें कि शहर के अधिवक्ता वैभव देशवाल ने RTI से खुलासा कर CM विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई और साथ ही कहा कि अगर टैक्स नहीं वसूले गए तो प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो सारा मामला है ये हमने टोटल नगर निगम से एक जानकारी मांगी थी RTI के तहत, जिसमें 10 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स डिफ़ॉल्टरों की लिस्ट मांगी थी। उसमें हमें टोटल 195 प्रॉपर्टी ID नाम समेत नगर निगम ने दी, जिसका टोटल अगर किया जाए तो 151 करोड़ रुपए बनता है। अगर यह 151 करोड़ रुपए नगर निगम वसूल कर लेता है तो निगम का राजस्व भी बढ़ेगा और शहर में विकास कार्य भी होंगे। जी बिल्कुल, इसके लिए हमने एक हाउस टैक्स कमेटी भी कुछ महीने पहले बनाई थी, कोरोना टाइम से पहले। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि 151 करोड़ की हम लोगों ने डिटेल निकलवाई थी उस कमेटी में, और हमने यही डिसाइड किया था कि इनको जिनका भी 5 लाख से ऊपर हाउस टैक्स बकाया है उनको नोटिस दिया जाए और उनसे हाउस टैक्स जो है लिया जाए, जो कि एक नगर निगम की इनकम है। और इसके ऊपर हमारी वर्किंग तब से चल ही रही है और नोटिस वगैरह काफ़ी प्रिपेयर भी हो चुके हैं। और लेकिन कोरोना काल के टाइम पीरियड के दौरान इस चीज़ को ज़्यादा नहीं उठाया गया, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे हम ये स्टेप नहीं उठा सकते थे, क्योंकि सीलिंग करना कोरोना के टाइम एक ठीक नहीं रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा होल्ड कर दिया था। औद्योगिक नगरी में नेशनल हाईवे पर करोड़ों का टैक्स वसूल करने वाली L&T कंपनी पर पानीपत नगर निगम का लाखों का टैक्स बकाया है। कंपनी ने 98,38,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है। आपको ये बता दें कि इस पर निगम के मेयर ने कहा है कि जल्दी ही टैक्स की राशि वसूली जाएगी। आपको ये बता दें कि शहर के अधिवक्ता वैभव देशवाल ने RTI में खुलासा करके CM विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई है और साथ ही कहा गया है कि अगर टैक्स नहीं वसूला गया तो फिर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस टैक्स से राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही विकास कार्य भी शहर में बढ़ेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,